अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6 जो कि है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर्स और सेल टैक्स एंड देयर पावर्स, यानी कि जो सेल टैक्स अथॉरिटीज़ हैं उनको कैसे चूज़ किया जाता है और सेकेंडली उनके पास क्या क्या पावर्स होती हैं कि वो कौन कौन सी जो है एक्शंस ले सकते हैं अगेंस्ट द फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ ऑफ सेल टैक्स। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इन अथॉरिटीज़ की ज़रूरत क्यों पड़ती है। पहली बात ये है कि जब भी देखें आप किसी भी डिपार्टमेंट की अच्छी फंक्शनिंग के लिए आपको लुक आफ्टर करने के लिए जो है आप कुछ लोग हायर करते हैं। अगर आप देखें प्राइवेट सेक्टर है या पब्लिक सेक्टर है, उसमें आपको ऑन गोइंग एक्टिविटीज़ को निगरान करना होता है, उसको देखना होता है कि वो सही हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। तो आप देखिए गवर्नमेंट का काम होता है टैक्स कलेक्ट करना। अगर उसमें फ्रॉड शामिल हो जाएगा, टैक्स गवर्नमेंट तक नहीं पहुंचेगा, तो फिर गवर्नमेंट अपना सिस्टम कैसे जनरेट करेगी, गवर्नमेंट ने अपने एक्सपेंस कैसे करने हैं। तो उसी एक अच्छा रास्ता बनाने के लिए कि गवर्नमेंट के पास टैक्स जो है वो बिल्कुल सही सलामत पहुंचे किसी भी बगैर फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी के, तो उसके लिए वो फिर क्या करते हैं, स्पेशल पर्सन हायर करते हैं। तो जी सेक्शन 30 जो है सेल्स टैक्स 1990 जो है वो प्रोवाइड करता है कि भाई आप अथॉरिटीज़ को हायर करें, उनको पावर्स दें। तो अब हम देखते हैं कि ये अपॉइंटमेंट ऑफ टैक्स अथॉरिटीज़ में कि कौन कौन सी अथॉरिटीज़ होती है। सेक्शन 30 हमें एक लिस्ट प्रोवाइड कर देता है कि जिसके अंदर एक लंबी सी लिस्ट आप देख रहे हैं कि है, जिसमें सबसे पहले जो टॉप पे आते हैं वो है जी चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू होते हैं जो है, फिर कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू है, देन कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अपील्स जिनका काम सिर्फ अपील सुनना होगा, देन एडिशनल कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू हो जाएंगे, फिर डिप्टी कमिश्नर होते हैं डिस्ट्रिक्ट टैक्सेशन, और असिस्टेंट कमिश्नर, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑडिट इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर सिंपल, सुप्रिटेंडेंट इनलैंड रेवेन्यू ऑडिट ऑफिसर, और इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू और ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू विद एनी अदर डेजिग्नेशन। तो इसमें टॉप पे सबसे पहले जो है वो टॉप पे जो अथॉरिटी है, हायर अथॉरिटी जो है, इसमें वो चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू होता है, और फिर ये एक हायरार्की भी तकरीबन हमें गिवन है। अब आगे हम फर्दर इनकी डिटेल्स वन बाय वन देखेंगे। ये हमारे पास पूरी एक हायरार्की का टेबल बना हुआ है, यानी कि जो एफपीआर का एक इदारा है हमारे पास, उसके अंदर दो तरह के देखें अथॉरिटीज़ में डिवाइड आगे हो रहा है फर्दर, चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू और कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू जिनका काम है अपील सुनना और इनका काम है रेवेन्यू वगैरह जनरेट करने के लिए। देन ये आगे चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू तीन जो है वो सब कैटेगरीज में जा रहे हैं, कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू, अदर ऑफिसर्स एंड देन कमिश्नर्स। हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कमिश्नर की थी। जो कमिश्नर है वो डिप्टी कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू में हो रहा है, और असिस्टेंट कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू और एडिशनल कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू में। उसके बाद हम बात करते हैं जो अदर ऑफिसर्स आ जाते हैं, उसमें सबसे पहले जी हमारे पास ऑफिसर्स आ जाएंगे इनलैंड रेवेन्यू ऑडिट ऑफिसर आ जाएंगे, सुप्रिटेंडेंट्स आ जाएंगे हमारे इनलैंड रेवेन्यू के, ऑडिटर्स आ जाएंगे हमारे इनलैंड रेवेन्यू के, और लास्ट पे इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू आ जाएंगे। तो ये पूरी हमारी हायरार्की जो है वो बनी हुई है कि किस तरह से जो है वो डिवाइड होती हैं पार्ट्स, किस तरह से अथॉरिटी डिवाइड होती है। नाउ वी हैव ज्यूरिसडिक्शन ऑफ चीफ कमिश्नर एंड कमिश्नर्स सिंपली, यानी कि जो हमारे कमिश्नर्स हैं और चीफ कमिश्नर हैं उनका दायरा कार क्या है। ज्यूरिसडिक्शन का मतलब होता है कि हदूद कहाँ तक है, कि वो कहाँ तक एक्शंस ले सकते हैं, क्या उनके पास लिमिटेशंस आ जाती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जी जो हमारे चीफ कमिश्नर और इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं उनकी फंक्शंस वो किस हद तक परफॉर्म करेंगे, तो उनके लिए बोर्ड डिसाइड करता है, यानी कि एफपीआर जो है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है वो डिसाइड करता है कि इनकी हदूद कितनी होनी चाहिए और ये क्या क्या दायरा कार कर सकते हैं। सेकेंड वी हैव कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू, तो जी वो अपने फंक्शंस किस तरह से परफॉर्म करेंगे, वो बिल्कुल उसी क्लास के लिए फंक्शन परफॉर्म करेंगे कि जो उनको चीफ कमिश्नर जो है वो गाइड करेंगे, यानी कि चीफ कमिश्नर पाबंद हैं एफपीआर को फॉलो करने के, जबकि जो आपके कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू हैं वो फॉलो करेंगे अपने चीफ कमिश्नर्स को। नेक्स्ट वी हैव डायरेक्टरेट जनरल इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन इनलैंड रेवेन्यू, सेक्शन 30A डिफाइन करता है कि डायरेक्टरेट जनरल जो है आपकी इन्वेस्टिगेशन और इंटेलिजेंस के अंदर जो है आप क्या क्या चीज़ें, कौन कौन से डायरेक्टर होने चाहिए, वहाँ पे डायरेक्टरेट जनरल होना चाहिए, और इसके अलावा डायरेक्टर्स होने चाहिए, एडिशनल डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर वगैरह, और इन सबका नोटिफिकेशन जो है वो ऑफिशियल गजट के अंदर आएगा फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के। सेकेंड पॉइंट एक्सप्लेन्स कि जी बोर्ड नोटिफिकेशन करेगा ऑफिशियल गजट के अंदर कि जितने भी स्पेशल फंक्शन हैं वो डायरेक्टरेट जनरल और उनके ऑफिसर्स परफॉर्म करेंगे, उनकी हदूद के अंदर होंगे।
एंड देन के कन्फर्म करेंगे, इस चीज़ को श्योर करेंगे कि जो आपकी अथॉरिटीज़ हैं वो स्पेसिफाइड इन सेक्शन 30 जो है वो डायरेक्टरेट जनरल और उनके ऑफिसर्स के पास होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके पास सीट तो है बट आपके पास पावर नहीं है कि आप एक्शंस ले सकें। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जी डायरेक्टरेट जनरल इंटरनल ऑडिट सेक्शन 30B की। तो जी ये एक्सप्लेन करते हैं कि जो हमारे डायरेक्टरेट जनरल इंटरनल ऑडिट है, जिनका काम जो है वो इंटरनली ऑडिट करना, कि जो हिसाब किताब का काम है, टैक्स कलेक्शन का काम है, सेल्स टैक्स का, इज़ इट गोइंग गुड और नॉट, तो वो डायरेक्टर जो हैं उसके अलावा उनके पास कौन कौन से डायरेक्टर्स होंगे, एडिशनल डायरेक्टर्स भी वो हायर कर सकते हैं, डिप्टी डायरेक्टर्स अवेलेबल होंगे और असिस्टेंट डायरेक्टर होंगे, और ये सब कुछ बोर्ड के ऑफिशियल गजट के अंदर होगा। देन वी हैव सेक्शन 30C डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग एंड रिसर्च। तो जी ट्रेनिंग और रिसर्च की भी ज़रूरत पड़ती है सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट को, ताकि वो नए नए टैक्स की चोरी, टैक्स के फ्रॉड के तरीके, टैक्स अवॉइड करने के तरीके जो हैं वो जान सकें और उनको किस तरह से ट्रैप किया जा सकता है, उनसे किस तरह से टैक्स निकलवाया जा सकता है उसके बारे में हो, ताकि एक इसके अलावा सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट का स्टाफ जो है वो अपग्रेड रहे। तो उसमें जो है वो डायरेक्टर जनरल के अंदर जो है वो डायरेक्टर्स आ जाएंगे, आपके एडिशनल डायरेक्टर्स, आपके डिप्टी डायरेक्टर्स, आपके असिस्टेंट डायरेक्टर्स वगैरह, और ये सब कुछ बाकायदा ऑफिशियली गजट के अंदर मेंशन होगा। देन वी हैव सेक्शन 30D डायरेक्टरेट जनरल ऑफ वैल्यूएशन। वैल्यूएशन बेसिकली जो अंदाज़ा लगाने वाले हैं कि सेल्स टैक्स का कितनी मद बन सकती है, उसके अंदर बिल्कुल उसी तरह ही जैसे हमने पीछे देखा है कि डायरेक्टरेट जनरल का जो भी ऑफिस होगा उसके अंदर जो है आपके पास डायरेक्टरेट जनरल होंगे, एडिशनल डायरेक्टर्स होंगे, आपके डिप्टी डायरेक्टर्स होंगे, असिस्टेंट डायरेक्टर्स वगैरह, और ये हर साल जो है ऑफिशियली गजट के अंदर जो है वो मेंशन किया जाते हैं ये पॉइंट्स। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जी डायरेक्टरेट ऑफ पोस्ट क्लियरेंस ऑडिट। सेक्शन 30DD इसको डिफाइन करता है कि जो डायरेक्टरेट आपका पोस्ट क्लियरेंस, यानी कि जब आपके ऑडिट की क्लियरेंस हो जाती है तो उसके बाद का जो काम है, तो उस डायरेक्टरेट के अंदर भी जो है आपके डायरेक्टर्स होंगे, डिप्टी डायरेक्टर्स, असिस्टेंट डायरेक्टर्स और दूसरे मेंबर्स, ऑफिसर्स हो सकते हैं जिनको नॉमिनेट करेगा आपका बोर्ड। नेक्स्ट वी हैव डायरेक्टरेट जनरल ऑफ इनपुट आउटपुट कोएफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन। सेक्शन 30DD 30DDD जो है वो डिफाइन करता है कि जी जो आपका इनपुट आउटपुट कोएफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन है इनलैंड रेवेन्यू का, वहाँ पे भी आपके पूरा बोर्ड का एक स्ट्रक्चर अवेलेबल होगा जिसमें आपके डायरेक्टर से लेके आपके एडिशनल डिप्टी और असिस्टेंट और इसके अलावा आपके नॉमिनेटेड ऑफिसर्स जो है वो इंक्लूड होंगे। पावर्स एंड फंक्शन ऑफ डायरेक्टरेट सेक्शन 30E डिफाइन करता है जी जो आपके पावर्स हैं, कौन कौन सी पावर्स होनी चाहिए बेसिकली। तो बोर्ड जो है वो नोटिफाई करेगा ऑफिशियल गजट के अंदर, स्पेसिफाई करेगा अपनी जुरिस्डिक्शंस के अंदर कि जो आपका डायरेक्टरेट जनरल है उसके पास क्या हदूद हैं, यानी कि अगर वो कोई प्रोसीडिंग कर सकता है तो वो किस हद तक कर सकता है, और उनके लिए ऑफिशियल गजट में जो है नोटिफाई किया जाएगा। और जो आपके ऑफिसर्स हैं, पावर ऑफ द ऑफिसर्स, सेक्शन 31 इनको एक्सप्लेन करता है कि जो इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं उनको सेक्शन 30 एक्सप्लेन करता है कि उनके पास क्या ड्यूटीज़ होनी चाहिए, वो किस तरह इम्पोज कर सकते हैं किसी को भी पेनल्टी वगैरह। तो सेल्स टैक्स 90 जो है वो डिफाइन करते हैं कि इनके पास पावर्स होनी चाहिए और वो डिस्चार्ज लगा सकें और वो अपनी सारी की सारी ड्यूटीज़ जो हैं उन पर वही इम्पोज होंगी जो कि सेल्स टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर बताई गई हुई हैं। लेकिन कंडीशन यही है कि जर्नल या स्पेशल ऑर्डर कोई भी अगर इम्पोज होता है तो कोई लिमिटेशंस हैं या कुछ कंडीशंस हैं, तो ऐसी पावर जो है वो ड्यूटीज़ फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो फिट उसके ऊपर बैठेंगी कि आपने टोटली जो आपके लॉ के अंदर बताया गया हुआ है आपने उन्हीं ड्यूटीज़ को फॉलो करना है। नेक्स्ट वी हैव डेलीगेशन ऑफ पावर्स। सेक्शन 32 बताता है जी जो आपका बोर्ड है, चीफ कमिश्नर हैं, उनकी अप्रूवल के साथ जो है आप सब्जेक्ट कर सकते हैं, लिमिटेशंस या कंडीशन लगा सकते हैं अपनी एम्पावर को नेम और डेजिग्नेशन के साथ कि लाइक एडिशनल कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर हैं, तो वो एक्सरसाइज क्या करेंगे, उनके पास क्या प्रैक्टिस होगी कि वो एज अ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू एक्ट करेंगे, परफॉर्म करेंगे, और फिर डिप्टी कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू हैं या असिस्टेंट कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू हैं, वो अपनी पावर्स वगैरह जो है वो एडिशनल कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू को इस एक्ट के अंदर देंगे। तो यानी कि ये डिपेंड कर सकता है कि आपका नेम डेजिग्नेशन के साथ साथ आपकी पावर्स भी जो है वो डिफाइन की जाएंगी। डेलीगेशन ऑफ पावर को ही कंटिन्यू करते हुए कि जी असिस्टेंट कंट्रोलर इन कलेक्टर इनलैंड रेवेन्यू जो होगा वो प्रैक्टिस क्या करेंगे, अपनी पास जो है वो डिप्टी कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू की पावर को जो है वो फॉलो करेंगे, और जो आपके ऑफिसर्स होंगे सिंपली जो इनलैंड रेवेन्यू के होंगे वो असिस्टेंट कमिश्नर की जो है वो पावर्स को फॉलो करेंगे। यानी कि अगर आप देखें तो ये एक हायरार्की एक तरह की डेवलप हो रही है जिसमें पावर्स जो है ऊपर से टॉप से बॉटम की तरफ शिफ्ट की जा रही हैं।
Next one we have the officer to whom any powers are delegated under this section shall not further delegate such powers. और देखिए जो हमारे पास आ जाते हैं, हमारे ऑफिसर्स तक आ जाते हैं, तो ऑफिसर्स के बाद कोई इतनी अथॉरिटी अंडर नहीं रह जाती है, तो ऑफिसर्स अपनी पावर्स आगे किसी को भी शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव सेक्शन 32A ऑडिट्स बाय स्पेशल ऑडिट पैनल्स। आपको पता है कि बहुत सारी ऑडिट फर्म्स होती हैं जिनका काम ही होता है कि इंटरनल ऑडिट करके देना, ताकि किसी भी इंस्टीट्यूट का जो है वो अंदाज़ा लगाया जा सके कि उसकी फंक्शनिंग इंटरनली किस तरह की जा रही है। देखते हैं कि अब इसमें सेक्शन 32A में क्या डिफाइन किया गया हुआ है कि बोर्ड का काम है कि अपॉइंट करे कि स्पेशल ऑडिट पैनल्स को, ताकि ऑफिस जो हैं वो उसके ऑडिटिंग की जा सके, और इसके लिए 2 या 2 से ज़्यादा मेंबर्स हो सकते हैं, और जो है ये ऑफिसर्स हो सकते हैं, या इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर करेंगे, या चार्टर्ड अकाउंटेंट की आप जो है वो रिक्वायर कर सकते हैं, हायर कर सकते हैं उनको, या आप फर्म को जो है वो हायर कर सकते हैं जहाँ पे मैनेजमेंट हो सकते हैं, अकाउंटेंट हो सकते हैं, या उसके अलावा कोई भी इस तरह के पर्सन हो सकते हैं, डायरेक्टरेट आपका हो सकता है। और आपका ऑडिट का जो स्कोप है वो FPR के कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू और उसके केस टू केस होना चाहिए, उनकी बेसिक्स उनको पता होनी चाहिए। एंड देन वी हैव के स्पेशल ऑडिट पैनल्स होने चाहिए और उनके पास पावर किस लेवल की होनी चाहिए, जो आपका इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर होगा उस लेवल की उनके पास पावर ज़रूर होनी चाहिए, इतने अथॉरिटेटिव हों। देन जी आपका जितना भी स्पेशल ऑडिट पैनल होगा वो चेयरमैन के साथ, मतलब इनलैंड रेवेन्यू के साथ जो है वो एफिलिएट होगा, उनके साथ कमिटेड होगा, उनके साथ वो मिल के काम करेंगे। और इसके अलावा कि अगर आपका स्पेशल ऑडिट पैनल के अंदर एक से ज़्यादा जो है वो चेयरमैन हैं या वो एब्सेंट हैं और कंडक्ट नहीं कर पा रहे हैं ऑडिट को, तो जितनी भी आपकी प्रोसीडिंग्स होंगी ऑडिट की वो आपकी कंडक्ट की जाएंगी स्पेशल ऑडिट पैनल के थ्रू। और नेक्स्ट ही बोर्ड हैं आपको डिस्क्राइब करेगा कि आपके रूल्स, आपके कॉन्स्टिट्यूशंस, प्रोसीजर्स जो हैं, जब आपने स्पेशल ऑडिट करना है तो आपने किन किन रूल्स को फॉलो करना है, कौन सी ऐसी बातें हैं जिनको आपने वायलेट नहीं करना है। तो ये थे चंद एक पॉइंट्स जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं कि जब हम बात करते हैं हमारे ऑडिट्स के बारे में कि हमने बाहर से अगर कोई फर्म हायर करनी है, क्योंकि बाहर के चंद एक लोग आके जब आपका इंटरनली चेकअप कर रहे होंगे तो दे मस्ट फॉलो द रूल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सो दिस वाज ऑल अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑफिसर्स ऑफ द सेल टैक्स एंड देयर पार्ट। थैंक यू वेरी मच।